इतिहास चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। मित्रों, अमेरिका ने अभी अभी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है और इससे पहले जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, तब से अमेरिका में रोलर कोस्टर जैसी स्थिति है। प्रेसिडेंट हाउस की सुबह कोई निर्णय, शाम को कोई निर्णय। कभी वो शांति दूत बनने की कोशिश करते हैं, कभी खुद ही हमलावर हो जा रहे हैं। अभी तक वो सब जगह युद्ध रुकवा रहे थे और अब बिना किसी कारण के वो युद्ध में शामिल हो गए, क्योंकि उनका सबसे प्रिय देश जो है वो युद्ध में शामिल था और युद्ध में हारने के संभवतः ऐसा लगता है कि अकेले वो निपट नहीं पा रहा था, तो उसको संबल प्रदान करने के लिए स्वयं अमेरिका युद्ध में कूद गया है। और पाकिस्तान जैसे उनके प्रिय देश ने, जो अभी उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहा था, उसने अब उनकी निंदा कर दी। एनीवे, जो बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आज वो अमेरिका अपने यहाँ से अप्रवासियों को निकाल रहा है। जो लोग अलग अलग देशों से आए हैं उनको बहुत ही बेइज्जत करके या बहुत ही खराब स्थितियों में उनको वापस भेजा जा रहा है। दुनिया के हम लोग के कुछ भारतीय लोगों को ऐसा किया गया। लेकिन जहाँ तक अगर हम इतिहास में जाके देखें तो आज जो लोग ये काम कर रहे हैं, अमेरिका उनका भी देश नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने अमेरिका के मूल निवासियों की बड़े पैमाने पर हत्या की। स्पेन सबसे पहला देश जिसने बड़े पैमाने पर आत्महत्या की और दक्षिण अमेरिका के बड़े भूभाग को उन्होंने कोलोनाइज किया, उपनिवेश बनाया। स्पेन ही वो पहला देश था जिसने उत्तर अमेरिका को भी कोलोनाइज किया। और ये आप ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि कोलंबस 1491 या 92 में जब पहुंचा तो नई दुनिया की खोज हुई। लेकिन जब मैंने उस पर देखना शुरू किया तो उससे पहले, बहुत पहले, स्वीडन के लोग लगभग 10वीं शताब्दी में 1000 ईस्वी के आसपास, जो कोलंबस से 500 साल पहले स्वीडन के नाविक में से एक जो है वो वहाँ पहुँच चुका था। और वो लोग एक समुदाय था जिसको जो नावों से यात्रा करते नाविक थे। स्वीडन के लोग बहुत अच्छे नाविक माने जाते थे और उन्होंने दुनिया के तमाम हिस्सों, लेकिन 11वीं शताब्दी में ये सिलसिला रुक गया। और 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस से भी पहले जो आदमी पहुंचा था उसका नाम था लीफ एरिक्सन। ये एक नॉर्थ वाइकिंग था। नॉर्थ वाइकिंग जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, वहाँ के लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। और इसमें ज़्यादातर स्वीडन के नाविक होते थे जिनको नॉर्थ वाइकिंग कहा जाता था, और ये लोग नए नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर करते थे। तो ये आदमी पहुंच गया था 1000 ईस्वी के आसपास। वो पहुंचा था विनलैंड, या आज के कनाडा का न्यू फाउंडलैंड वाला जो हिस्सा है, वहाँ वो पहुंचा था। ये कोलंबस से 500 साल पहले की बात है। फिर कोलंबस 1492 में पहुंचा, 1492 में पहुंचा, और वो पहुंचा था बहमास, क्यूबा और हिस्पेनिया जैसी जगहों पर पहुंचा था। मुख्य भूमि उत्तर अमेरिका वो नहीं पहुंचा था, वो दक्षिण अमेरिका पहुंचा था। तो सवाल है कि उत्तर अमेरिका की खोज कैसे हुई? तो उत्तर अमेरिका, एक तो वो लोग पहुंचे थे सबसे पहले वाले, कनाडा के पास पहुंच चुके थे, जो जिनकी मैंने बात की है। तीसरा आदमी जो उसमें है वो जॉन कैबट नाम का आदमी है, जो एक इटली का नाविक था और इंग्लैंड के लिए काम कर रहा था। वो पहली बार 1497 में कनाडा के तट पर वहीं पहुंचा जहां न्यू फाउंडलैंड या नोवा स्कॉटिया पहुंचा था। लेकिन इसके बाद कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। और सबसे पहले उत्तर अमेरिका को भी जिसने कॉलोनाइज करना शुरू किया वो वही देश था, यानी स्पेन। और इन लोगों ने मूल जो निवासी थे, जिनको शुरू में कोलंबस ने
रेड इंडियन कह के संबोधित किया था और बाद में भी उन्हें इसी नाम से जाना जाता रहा है, उनकी बड़े पैमाने पर हत्या की। और ऐसा अंदाज किया जाता है कि उस समय उनकी आबादी करीब 7-8 करोड़ की थी और इनका कत्लेआम किया। फिर यूरोपियन लोगों ने विभिन्न हिस्सों को, स्पेन, स्पेन के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद इंग्लैंड, इसने उत्तर अमेरिका को कॉलोनाइज किया। उधर दक्षिण अमेरिका में ज्यादातर हिस्सों को स्पेन ने और ब्राजील वाले हिस्से को पुर्तगाल ने कॉलोनाइज किया। फिर बाद में छोटे छोटे और खिलाड़ी हैं, डेनमार्क भी, नीदरलैंड भी है। तो ये हुआ। और जब 1773 में यूरोपीय लोगों के वंशजों ने ही इंग्लैंड के विरुद्ध मोर्चा खोला और अपना स्वाधीनता संग्राम शुरू किया, और इन्होंने जब देखा कि उपनिवेश के चलते उन्हीं के जो पूर्वज लोग हैं जो यहाँ आए थे, जिन्होंने मेहनत से यहाँ इतना प्रगति किया इस देश में, उनके साथ उनके औपनिवेशिक शासक क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने एक स्वाधीनता आंदोलन चला वहाँ। और इस स्वाधीनता आंदोलन में जीतने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गठन हुआ। खासकर पहले उन कॉलोनीज को मिला के जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, बाद में फ्रेंच कॉलोनीज में उसमें मर्जर हुई, और इस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में गठन हो रहा है। और उसके बाद 19वीं शताब्दी में उस पूरे देश में लोगों को, दुनिया भर से के लोगों के लिए दरवाजे खोले गए। जो भी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ साहसिक करना चाहते हैं, कुछ बौद्धिक करना चाहते हैं, कुछ नए तरह के प्रयोग करना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों को संभावनाओं की भूमि के तौर पर उनके लिए अमेरिका का रास्ता खुला। तो अमेरिका कोई एक देश या एक मूल के लोगों का बसाया हुआ नहीं है। आज का जो अमेरिका हम देखते हैं उसमें एशिया के लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, और इन 3 महाद्वीपों के लोगों ने मिल के, दक्षिण अमेरिका के लोग हैं, इन लोगों ने मिल के इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को बनाया। तो एक तरह से वो प्रवासियों के द्वारा एक कॉस्मोपॉलिटियन देश बना। लेकिन आज भी वहाँ एक ऐसी सरकार आई जिसने महानता के ये कारण जो था, ये जो बहुरंगी, बहुधर्मी समाज, बहुजातीय समाज, उसके चलते अमेरिका महान, तमाम विविधताओं में कैसे एक सामंजस्य बिठा के एक महान देश बना। और आज उन्हीं लोगों को बाहर किया जा रहा है, या उन जैसे लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। वहाँ के शासकों को इस पर ज़रूर अपने इतिहास में पीछे मुड़ के देखना चाहिए। और मैं स्वयं गया हूँ देश में, अभी बहुत बड़ा महादेश है और उसमें असीम संभावनाएं हैं, बहुतों को रोजगार देने की संभावनाएं, बहुत कुछ नया करने की संभावनाएं, और उस संभावनाओं या सपने के देश के रूप में जो उसकी छवि है, उसको यूं खत्म नहीं करना चाहिए। ये तभी महान बनेगा कि अगर मागा आप चाहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ग्रेटनेस इससे नहीं आती कि आप लोगों के अधिकार छीनते हैं। ग्रेटनेस आती है जब आप लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, आप कमजोरों के पक्ष में खड़े होते हैं, आप मजलूमों के पक्ष में खड़े होते हैं, आप लोगों को वो चीज़ें मुहैया कराते हैं जो उनको मुहैया नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मानवता के पक्ष में काम करते, तब महान कोई देश होता है। मैं विनम्र, मेरा अनुरोध है शासक वर्गों से अमेरिका के, कि वो अपने इतिहास में जरूर झांके और अपनी महानता के इन कारणों को इतने बेदर्दी से खत्म ना करें। धन्यवाद।